अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने का केवल एक तरीका है, और वो है कि हम प्रयोग करके अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। इसके निर्धारण की कई विधियां हैं। उनमें जो पहली विधि है उसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, या इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का प्रयोग किया जाता है। पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। तो ऑर्डर n है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, और इसके लिए रेट कांस्टेंट k, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, उसके लिए k बराबर मिलता है x/t। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इंटीग्रेशन मेथड से जो समीकरण मिलता है, इंटीग्रेशन करने पर जो समीकरण मिलता है वो 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अगर हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए देखें तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण मिलता है k इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स मिलता है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब देखा जाएगा तो k इक्वल टू होता है 1/2t इंटू x इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल। ये जो समीकरण मिलते हैं ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k इक्वल टू होता है x/t। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए k इक्वल टू मिलता है 1/t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। थर्ड ऑर्डर के लिए 1/2t इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इन समीकरणों की मदद से हम अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करते समय एक तो टाइम और दूसरी या तो उत्पादों की मात्रा x निकालना है या
अभिकारकों की शेष बची मात्रा a माइनस एक्स। जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो जो अभिकारक लिया जाता है या जो भी चीज डाली जाती है उस सबको नोट करते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता नोट कर लेंगे। अब अगर अभिकारकों की शेष बची मात्रा को ज्ञात करना आसान होगा तो अभिकारकों की शेष बची मात्रा ज्ञात कर लेंगे, या उत्पाद की पहचान करना आसान है तो उत्पाद की मात्रा x निकाल लेंगे। और एक इस तरीके से विभिन्न समयांतरालों पर एक टेबल बना लेंगे, 10 मिनट पर, 20 मिनट पर, 30 मिनट पर, इस तरीके से एक रीडिंग ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण में मान रख करके देखते हैं विभिन्न समयांतरालों पर। अगर मान स्थिरांक मिल रहा है तो इसका मतलब है अभिक्रिया शून्य कोटि की। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण में मान रख करके देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण के लिए अगर k का मान स्थिरांक मिल रहा है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में रख करके देखेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर k का मान स्थिरांक है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। अगर नहीं है तो फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया में मान रख करके देखते हैं। इस समीकरण में मान रख करके देखेंगे। अगर k का मान स्थिरांक मिल रहा है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इन प्रैक्टिकल से हमने a x या a माइनस एक्स ज्ञात कर लिया, और फिर इन समीकरणों की सहायता से ये देखते हैं कि किस समीकरण के लिए k का मान कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। जिस समीकरण के लिए k का मान कांस्टेंट मिलता है उसी के संगत अभिक्रिया की कोटि होती है। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है, प्रयोग एवं त्रुटि विधि। प्रयोग करके देखते हैं, पहले इसके लिए निकालेंगे, अगर त्रुटि आ रही तो फिर इसके लिए निकालेंगे, अगर इसमें भी त्रुटि आ रही तो इसको प्रयास एवं त्रुटि विधि भी कहा जाता है। प्रयास करते हैं निकालने का, और अगर त्रुटि होती तो अगले वाले समीकरण में मान रख करके निकालते हैं। दूसरा मेथड है वो कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड मेथड में क्या किया जाता है, किसी भी अभिक्रिया का अगर अर्धायुकाल देखा जाए तो टी हाफ अनुक्रमानुपाती होता है 1/, प्रारंभिक सांद्रण की घात n-1। इसी को अगर हम लिखें तो टी हाफ बराबर कांस्टेंट का गुणा कर दिया लैम्डा अपॉन a⁻n-1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ है इसी के आधार पर अगर भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रण A1 और A2 लिए जाए, दो अलग अलग प्रैक्टिकल करेंगे। एक में प्रारंभिक सांद्रण A1 लेंगे, दूसरे में प्रारंभिक सांद्रण A2। तो जब A1 और A2 सांद्रण लेकर के प्रयोग करेंगे तो उसके सापेक्ष अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे। A1 के लिए T½ मिल जाएगा अर्धायुकाल, और A2 के लिए T½2। तो इस समीकरण के आधार पर अगर देखें तो T½ बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन A1 की घात n-1। समीकरण नंबर 2 T½ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन A2⁻n-1। ये समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 3 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, तो फ्रॉम 3/2 समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो हमको मिल जाएगा T12 अपॉन T12 विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन A2 की घात n-1 अपॉन लैम्डा अपॉन A1 की घात n-1। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, A1 अपॉन A2 की घात n-1 ये मिल गया। लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग T12 अपॉन T12 विल बी इक्वल टू, इसका लेंगे तो n-1 पहले आ जाएगा, n-1 लॉग A1 अपॉन A2, या इससे n-1 का मान निकालें, तो n-1 बराबर मिल जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग T12 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये log T12 माइनस log T12 आ जाएगा, log T12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log A1 माइनस log A2। So the value of n will be equal to 1 plus log T12 माइनस log T12 बटे log A1 माइनस log A2। ये जो समीकरण मिला, इससे अभिक्रिया की कोटि n को निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम दो अलग अलग पैटर्न करेंगे, एक में प्रारंभिक सांद्रण A1 लेंगे, दूसरे में प्रारंभिक सांद्रण A2 लेंगे, और फिर उनके लिए अर्धायुकाल निकालेंगे। तो A1 के सापेक्ष अर्धायुकाल मिला T12, और जब A2 सांद्रण वाला जो प्रयोग था उससे देखेंगे तो अर्धायुकाल T12, और फिर इस समीकरण में मान रख करके अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर लिया जाएगा। अगला जो मेथड है तीसरा, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं, अलग अलग कोड की अभिक्रियाओं के लिए वक्र खींचते हैं, कर्व्स बनाते हैं। तो अगर हम ऑर्डर देखें, अगर शून्य कोड की अभिक्रिया होगी तो उसके लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचेंगे। अगर शून्य कोड की अभिक्रिया है और उसके लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचे, और ये ग्राफ एक सीधी रेखा मिले, और वो जो सीधी रेखा मिले वो टाइम अक्ष के, समय वाली अक्ष के समांतर हो, तो इसका मतलब है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग
1/a-x या log a/a-x ग्राफ खींचे तो दोनों ही स्थितियों में वर्सेस टी टाइम में, तो एक एक्सिस पर टाइम हो गया और एक पर हो गया log 1/a-x या log a/a-x। तो जो ग्राफ मिलेगा वो मूल बिंदु से जाती हुई रेखा मिलेगी। ये बात हमने फर्स्ट ऑर्डर में आपको बताई थी ग्राफ खींच के। अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना चाहें कि सेकेंड ऑर्डर के लिए जो वक्र मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/a-x वर्सेस टी में ग्राफ खींचते हैं। 1/a-x वर्सेस टी ग्राफ खींचते हैं। मतलब प्रयोग द्वारा a और x का मान निकाल लेंगे, एक तरफ समय की अक्ष, एक तरफ 1/a-x का मान निकालेंगे और विभिन्न समयांतरालों पर ये मान निकाल करके ग्राफ खींचेंगे। जो हमें ग्राफ मिलेगा तो इस तरीके से रेखा मिलेगी। तृतीय कोड की अभिक्रिया के लिए वन अपॉन a-x² वर्सेस टी ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ टाइम एक्सिस हो गई और दूसरी ओर 1/a-x²। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से सीधी रेखा मिलेगी। शून्य कोड की अभिक्रिया के लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log a/a-x वर्सेस टी ग्राफ खींचेंगे। अगर सीधी रेखा इस तरीके से मिल रही है तो अभिक्रिया प्रथम कोड की होगी। द्वितीय कोड की अभिक्रिया के लिए 1/a-x वर्सेस टी ग्राफ खींचा जाता है और तृतीय कोड की अभिक्रिया के लिए 1/a-x² वर्सेस टी ग्राफ खींचने पर अगर सीधी रेखा मिल रही है तो इसका मतलब अभिक्रिया तृतीय कोड की है। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है डिफरेंशियल मेथड। या इसी को कहते हैं वान थॉप्स मेथड। हमने बताया कि अभिक्रिया का वेग जो r होता है वो अगर अवकारकों के सापेक्ष लिखा जाएगा तो -dr/dt, या अगर उत्पाद के सापेक्ष लिखेंगे तो dp/dt। यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में ग्राफ खींच करके मान निकाला जाता है वेग का कितना है। जो वेग होता है वो सांद्रण की घात nवीं घात के अनुक्रमानुपाती होता है। या इसी को लिखें तो r k × c⁻n। अब अगर हमने दो अलग अलग अभिक्रियाएं ली और उनमें सांद्रण C1 व C2 ले लिया, तो जब सांद्रण C1 है तब वेग r1 बराबर हो जाएगा k × C1 की घात n।
और जब C2 सांद्रण लिया तो K इज इक्वल टू हो जाएगा C2 रेस्ट पावर n। इक्वेशन 3 में 2 का भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू C2 रेस्ट पावर n अपॉन C1 रेस्ट पावर n। के कैंसिल हो जाएंगे, या इसी को लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2 अपॉन C1 रेस्ट पावर n। ये इक्वेशन नंबर 4। इसका लॉग लेंगे, लॉग R1 अपॉन लॉग R2 बराबर हो जाएगा n, पहले आ जाएगा n लॉग C2 अपॉन C, या इसी को लिखें तो लॉग R1 माइनस लॉग R2 n लॉग C2 माइनस लॉग C1। So the value of n will be equal to log R1 minus log R2 upon log C2 minus log C1। इस समीकरण की सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो विभिन्न सांद्रण लेते हैं, एक C1 और दूसरा C2, और उसके सापेक्ष अभिक्रियाओं के वेग निकालते हैं। वेग निकाल करके R1 और R2 वेग ज्ञात कर लिए और इस समीकरण में मान रख देते हैं, तो हमें अभिक्रिया की कोटि पता लग जाती है। और जो लास्ट मेथड है अभिक्रिया की कोटि की निर्धारण की, उसे कहा जाता है ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन मेथड, ओस्टवाल्ड की तन्यता विधि। तो अब हम लोग ओस्टवाल्ड की तन्यता विधि का अध्ययन करेंगे। ओस्टवाल्ड की तन्यता विधि या ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया है A प्लस B प्लस C चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक अपकारक को छोड़ करके अन्य अपकारकों का सांद्रण ज्यादा लेंगे। मान लिया हमने A का सांद्रण कम लिया और B और C का सांद्रण ज्यादा ले लिया। जब B और C का सांद्रण ज्यादा है तो इसके सांद्रण में होने वाला परिवर्तन नगण्य होगा और अभिक्रिया की कोटि ऊपर जो भी हमने मेथड बताई, जो भी पहले मेथड बताई, उनमें से किसी भी मेथड का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। तो वो जो कोटि मिलती है वो कहलाती है रिलेटिव ऑर्डर, मीन टू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए के सापेक्ष कोटि। तो B अगर एक्सिस में है तो हमने माना कि जो ऑर्डर मिली वो Na है, ये हो गई रिलेटिव ऑर्डर। जब B और C को ज्यादा मात्रा में ले लिया तो A के सापेक्ष कोटि मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम A और C को बहुत ज्यादा ले लें, जब A और C बहुत ज्यादा होंगे तो इसका भी सांद्रण परिवर्तन लगभग नगण्य रहेगा, इसका भी नगण्य रहेगा। अब इन दोनों का सांद्रण परिवर्तन नगण्य यानी कि कांस्टेंट हो गया, तो जो हमें अभिक्रिया की कोटि मिलेगी वो B के सापेक्ष मिलेगी। तो B के सापेक्ष कोटि N भी निकाल ली।
इसी तरीके से जब हमने ए और बी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिए, तब जो कोट मिली वो सी के सापेक्ष कोट मिल गई। सापेक्ष कोटियां ज्ञात करते हैं, ए के सापेक्ष कोट ज्ञात करते हैं, बी के सापेक्ष कोट ज्ञात करते हैं, सी के सापेक्ष कोट ज्ञात करते हैं। सापेक्ष कोट ज्ञात करने के लिए जिस अपकर्मक के सापेक्ष कोट ज्ञात करने उसका सांद्रण कम लेंगे, उसे आइसोलेटेड रिएक्टेंट, विलक अभिकर्मक कहा जाता है, और बाद बाकी जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। जो अभिकारक कम मात्रा में लिया जाता उसी के सापेक्ष कोट ज्ञात होती है, क्योंकि उसका सांद्रण परिवर्तन इतना होता है कि उसे हम प्रैक्टिकली ज्ञात कर सकते हैं प्रयोग द्वारा, और जो ज्यादा मात्रा में लिए उनका सांद्रण परिवर्तन प्रयोग द्वारा ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। जो अपकर्मक हमने कम मात्रा में लिया उसी के सापेक्ष कोट पता लग जाता है। तो पहले बी सी को ज्यादा ले लिया तो ए के सापेक्ष कोट पता लग गई, फिर ए सी को ज्यादा ले लिया बी के सापेक्ष कोट पता लग गई, फिर ए और बी को ज्यादा मात्रा में ले लिया तो सी के सापेक्ष कोट पता लग गई। अब अगर नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए n, n विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc, ये सापेक्ष कोटियां पता, इस तरीके से सापेक्ष कोटियों का जो योग होता है वो परिणामी कोटि होती है, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण का मतलब है कि हम समाकलन की विधि द्वारा, समाकलन से जो शून्य कोट की विक्रिया है, प्रथम कोट की विक्रिया, द्वितीय कोट की विक्रिया है और तृतीय कोट की विक्रिया, इनके लिए वेग समीकरण ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे शून्य कोट की विक्रिया का समाकलित समीकरण कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे हम लोग शून्य कोट की विक्रिया के लिए लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये माना कि एक अभिक्रिया है R चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। इसमें जब t बराबर 0, मतलब जब अभिक्रिया बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, तब जो कंसंट्रेशन है वो हमने मान लिया कि R0 है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन 0 होगा। फिर हमने t समय पर देखा कंसंट्रेशन, तो हमने ये मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन R है, जो अभिकारक है उनका कंसंट्रेशन t समय पर R बचा। अब अगर इसका हम ये मान लें कि इसकी जो वैल्यू है, जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन लिया गया है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने का तरीका ये है, और मान लिया कि इसकी वैल्यू A है, और t समय पर जो कंसंट्रेशन बचा उसका मान हमने मान लिया A माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि x मोल जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तो इसका सांद्रण x हो जाएगा। अब अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो रेट जो होगा उसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, d कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt। अभिकारकों के सापेक्ष गणना की जा रही है, अभिकारकों के सापेक्ष जब अभिक्रिया के वेग को लिखा जाता है तो माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt लिखेंगे। ये अनुक्रमानुपाती होगा अभिकारकों की मात्रा के, t समय पर अभिकारकों की जितनी मात्रा होगी उसी के अनुसार अभिक्रिया का वेग होगा। तो अभिकारकों की जो मात्रा है वो R है।
या इसी को लिखें तो इस तरीके से रेट माइनस डी आर अपॉन डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर। रिएक्टेंट का जो भी सांद्रण टी समय पर बचेगा उसी के अनुक्रमानुपाती होगी। या इसको लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं। तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, जहां के जो है वो वेग नियतांक है अभिक्रिया का। या इसी को लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब एक तो आर परिवर्तित हो रहा है तो आर के साथ आर की टर्म रखेंगे, और दूसरा dt टाइम है, टाइम के साथ टाइम। अब ये शून्य कोट की अभिक्रिया है। शून्य कोट की अभिक्रिया में हमने बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी कि सांद्रण की घात शून्य के अनुक्रमानुपाती। इसी को लिखेंगे तो ये हो गया। अब अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, तो ये मान इतना मिल गया। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट करने से हमें मिल जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हम समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ऑफ आर it will be equal to माइनस इंटीग्रेशन के डी टी। चूंकि के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू एक्स आती है, तो यहाँ पर डी आर है, तो इसलिए इसे जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में हमें सी का मान निकालना है। तो जब अभिक्रिया बिल्कुल प्रारंभ होती है, यानी कि t बराबर जब 0 है, तो उस समय जो अवकारकों की सांद्रता है वो r0 है, मतलब r बराबर हो जाएगा r0। इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0, जब समय शून्य है, बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, R will be concentration of reactants will be equal to R0. So from equation 2 हमको क्या मिलेगा, जरा उसको देखते हैं। R की जगह पर R0 हो जाएगा, T की जगह पर 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन R0 will be equal to C। R0 का मान C के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 का से C का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। फ्रॉम 2 and 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो ये वैल्यू जब वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस C की जगह हो जाएगा R0। C की जगह ये मान रख दिया। इसे और हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा के टी इज इक्वल टू
के टी इधर आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, आर इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर। या इसी को और हल करें तो हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये एक समीकरण हमें मिला। अब अगर हम इन मानों को रख कर देखें, जो वैल्यूज है उनको रख करके देखें तो हमको क्या समीकरण मिल जाएगा। देखिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसकी वैल्यू निकाल। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट जो है उसकी वैल्यू ए है माइनस ए माइनस एक्स, या इसी को लिखें तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमको इस समीकरण का एक दूसरा रूप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए समीकरण हो गया। ये समीकरण नंबर इसको 4 लिख देंगे और इस समीकरण को समीकरण नंबर 5 लिख देंगे। एक बार फिर से पूरा समझते हैं। मैंने ये बताया कि एक अभिक्रिया है जो शून्य कोण की है, आर चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। हमने ये माना कि इसमें जो अवकारकों का प्रारंभ में जो सांद्रण लिया गया वो आर नॉट, इसका मान ए के बराबर है। जो प्रारंभिक सांद्रण होता है उसको प्रदर्शित करते हैं, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये प्रारंभिक सांद्रण को प्रदर्शित कर, और ये टी समय पर सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है। प्रारंभिक सांद्रण का मतलब जो बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ हुई उस समय जो अभिकारकों की सांद्रता ली गई उसे आर नॉट से प्रदर्शित किया, और इसका मान हमने मान लिया कि ए है। फिर हमने क्या किया कि टी समय पर, जब टी समय तक अभिक्रिया चल गई और उसके बाद देखा कि अभिकारकों की जो सांद्रता शेष बची उसका मान आर से लिखा। तो अगर ए लिया था और ए माइनस एक्स मोल बचा, यानी कि जो बची हुई सांद्रता है उसकी वैल्यू ए माइनस एक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए। अब अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सापेक्ष लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस डी आर कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी। और चूंकि शून्य कोण की अभिक्रिया इसलिए इसका मान आर रेज़ टू पावर 0। इसको बराबर करने के लिए हमने एक कांस्टेंट से गुणा कर दिया k से। क्योंकि किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 आता है, तो ये k के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। फिर हमने क्या किया कि इस समीकरण 1 का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको सॉल्व किया तो इससे आर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, जब समाकलन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, इसका मान निकाला जाता है। मान शून्य भी हो सकता है, 1 2 तो जो भी होगा वो निकाला जाता है। तो इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि इनिशियल, जब बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ थी, बिल्कुल शुरू हुई थी उस समय, यानी कि t बराबर 0 है जब, तो उस समय अभिकारकों की जो सांद्रता थी उसका मान आर नॉट के बराबर है। तो हमने इस वाले समीकरण में जब बिल्कुल अभिक्रिया स्टार्ट हो रही तो आर की जगह पे आर नॉट रख दिया और टी की जगह पर 0 रख दिया। इससे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो के टी विल बी इक्वल टू 0, और r की जगह हो गया आर नॉट। तो हमें कुल मिलाकर के आर नॉट इज इक्वल टू सी, या सी की वैल्यू पता लग गई। फिर हमने इस समीकरण से, मतलब सी की वैल्यू जो इक्वेशन 3 था उससे सी की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 2 में रख दिया, तो हमको एक नया समीकरण मिल गया के टी इज आर विल बी इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आर नॉट। तो इसको सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गया के टी इज इक्वल टू आर नॉट, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर पहुंच गया, माइनस आर। इससे के का मान निकाला तो वो आ गया आर कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट
माइनस आर अपॉन टी। अब x का मान, इसका मान अगर हम निकालें तो चूंकि वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू ए हो गई प्रारंभिक सांद्रण, और ये टी समय पर जो सांद्रण शेष बचा, तो शेष बचे को घटा देंगे तो इसका मतलब जितना खर्च हुआ वो पता लग जाएगा, तो वो x है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम लोग कुछ चीजें इससे संबंधित और पढ़ेंगे, तो उनमें सबसे पहले जो है वो है यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट का हम लोगों को यूनिट देखना कि इसकी इकाई क्या होगी। तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू, के की यूनिट देखनी है, ये कंसंट्रेशन एक्स जो है वो मात्रा है अपकारक के सांद्रण की जो उत्पाद में परिवर्तित होगी, यानी कि एक्स सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यूनिट ऑफ एक्स, या ये कह लें कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन की यूनिट हो वो रखेंगे क्योंकि एक्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट तो हमें पता है कि मोल पर लीटर में लिखा जाता है, तो मोल पर लीटर, और टाइम की हमने मान ली सेकेंड है, और भी कोई हो सकती तो वो रख देंगे। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल यूनिट मिल गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकती है, आवर भी हो सकती है, घंटा भी हो सकता है, और वर्ष भी हो सकता है, जो भी यूनिट हो टाइम इनवर्स कर देंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोगों को देखना हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये हाफ लाइफ पीरियड है ही क्या, किस चीज का नाम है भाई हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभिक मात्रा ए ली थी, आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तो आधा भाग शेष बचा, यानी कि शेष बची हुई जो मात्रा होगी वो a/2, और जो उत्पाद में बदली वो भी a/2। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू है, अगर हम इसकी प्रारंभिक मात्रा a ले रहे हैं तो जो बची है वो भी a/2, या x इज इक्वल टू a/2। तो हमने इस वाले समीकरण में रखा अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जब t बराबर t हाफ होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a/2, जो भी प्रारंभिक मात्रा होगी उसकी आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमें क्या मिलेगा? k इज इक्वल टू x की वैल्यू है a/2, और t की जगह हो गया t। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा t हाफ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हो गया a/2k, a/2k। A मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण। इससे ये भी स्पष्ट है कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है उसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस वाले समीकरण में कोई तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, 2 है ना, तो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। तो कुल मिलाकर के टी हाफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1, यानी कि जो शून्य कोट की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग जो तीसरी बात करेंगे वो ग्राफ की करेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अगर ग्राफ खींचे जाए तो किस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले
जो हम लोग ग्राफ देखेंगे, दो पॉइंट तो हमने बताई दिए, यूनिट ऑफ के, हाफ लाइफ पीरियड। अब तीसरी बात आती है ग्राफ की। अगर हम वक्र खींचें और उसमें अवकारकों की सांद्रता और समय में, अवकारकों की सांद्रता क्या होगी उसे देखा जाए और समय को देखा जाए। एक अक्ष पर तो हमने समय लिख दिया और एक अक्ष पर अवकारकों की सांद्रता। इन दोनों में पहले तो हम ये देखते हैं संबंध कहाँ लिखा हुआ। तो ये जो इक्वेशन 4 है, समीकरण 4 है, इसको अगर हम देखें तो ये R और T में एक संबंध है। अगर हम रेखा, ये जो समीकरण है ये बिल्कुल रेखा के समीकरण की तरह है, y = mx + c। c जो होता है वो y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है, ये दूरी c होती है। और m जो है वो स्लोप होता है, उसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है। ये स्लोप है। अगर ये वैल्यू एंगल थीटा होता है तो जो रेखा मिलती है उसकी अगर प्रवणता देखी जाए, m = होता है tan थीटा। तो ये वाला समीकरण बिल्कुल रेखा से मिलता जुलता है। अगर हम R और T में ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T ग्राफ, तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी और उस रेखा, वो रेखा जो होगी वो इस तरीके से होगी। इस रेखा द्वारा ये जो अंतःखंड काटा जाएगा इसका मान बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R0, मतलब प्रारंभिक सांद्रता को ये व्यक्त करेगा। और जो ढाल होगा वो प्रदर्शित करेगा -k को। इसमें -k जो है वो प्रवणता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ किसमें था? अवकारकों की मात्रा और समय में। दूसरी चीज, जो दूसरा ग्राफ है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में ग्राफ खींचे, ग्राफ बनाए, तो जब हम ग्राफ आलेखित करेंगे, एक अक्ष पर तो रेट रहेगा और दूसरे अक्ष पर समय रहेगा। क्योंकि शून्य कोट की अभिक्रिया है और शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अवकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो हमें समय अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। तो ये वक्र रहे। अब हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो पहले तो जीरो ऑर्डर, अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से इसके लिए भी होगा। हमने ये मान लिया कि एक रिएक्शन है R चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई व्हेन T = 0, कंसंट्रेशन जो है इसका हमने मान लिया R0 है और इसकी वैल्यू जो है वो A। तो इसका तो बिल्कुल जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उत्पादकों का सांद्रण 0 होता है। और कंसंट्रेशन एट टाइम t समय पर अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो हमने ये मान लिया कि उसकी वैल्यू R है।
उसे टी समय पर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन यानी कि आर, इसकी वैल्यू हमने मान ली कि ए माइनस एक्स है। तो सीधी सीधी बात है कि जो एक्स है वो कम हो गया तो वो सीधे सीधे उत्पाद में परिवर्तित हो गए। अब अगर हम रेट लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, तो रेट माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आर। क्योंकि शून्य कोटि की प्रथम कोटि की विक्रिया इसलिए यहां पर घात 1 है। इससे पहले जो हमने डिराइव किया था उसमें घात 0 थी। इसी को लिखें तो हमें समीकरण मिल जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये जो समीकरण मिला इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब आर के साथ आर वाले टर्म रखा तो बाद बाकी एक तरफ कर देंगे। तो इसी को लिखें और माइनस डी आर अपॉन आर, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएंगे तो हो गया के डी टी, या इसको और सॉल्व करें तो ये माइनस के डी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब ये जो समीकरण 1 मिला इसका समाकलन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के डी टी। सॉरी मैं गलत लिख दिया, यहां पर डी आर अपॉन कंसंट्रेशन आर विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी। इसकी जो वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये सीधा सीधा मैं लिखे दे रहा हूं माइनस एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल एन आर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी, और फिर जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट सी जोड़ दिया जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें सी की वैल्यू पता नहीं है, तो सी की वैल्यू पता लगाने के लिए हम इनिशियल कंडीशन देखेंगे कि इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। तो इनिशियली व्हेन t equal to 0 the value of concentration R will be equal to R naught। जो सांद्रण है अपकारकों का उसका मान R naught के बराबर होगा जब t बराबर 0। concentration of R will be equal to R naught। So from equation 2 अब हमको इस समीकरण से क्या मिल जाएगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि टी इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन 3 हो गया। हम 3 से सी की वैल्यू 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखो भैया जी क्या मिलता है। ये वाली वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी, और सी की जगह पर ln r आ जाएगा, ln r नॉट होगा।
प्लस सी, यानी कि ln आर नॉट। इसको और सॉल्व करें तो के टी विल बी इक्वल टू ln कंसंट्रेशन आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, प्रारंभिक सांद्रण और टी समय पर सांद्रण। या इसी को लिखें तो के टी विल बी इक्वल टू ln आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर, प्रारंभिक सांद्रण बटी टी समय पर सांद्रण। लॉग में एक फार्मूला होता है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब अगर कहीं पर ये लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उसको लॉग ए अपॉन बी करके भी लिखा जा सकता है। और ये जो ln करके लिखा जाता है, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब ऐसा लॉग जिसका आधार यानी कि बेस या रेडिक्स ई होता है। ई एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। दूसरा होता कॉमन लॉग। अगर कहीं पर एल ओ जी लिखा है तो उसे कॉमन लॉग ही समझा जाएगा, और अगर ln करके लिखा है तो इसे नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लॉग कहते हैं। ये साधारण लॉग, ये प्राकृतिक लॉग। प्राकृतिक लॉग को जब साधारण लॉग में बदलना होता है तो 2.303 से गुणा कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.303 लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी समय पर सांद्रण। इससे अगर k का मान निकालें तो भैया जी जो मान मिलेगा 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक सांद्रण बटे टी समय पर सांद्रण। अगर इनके मान रखेंगे वाले तो हमको क्या समीकरण मिल जाएगा, बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए, प्रारंभिक सांद्रण ए, टी समय पर जो बचा यानी कि ए माइनस एक्स, एक्स खर्च हो गया, तो हमको एक समीकरण ये मिलेगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब हम जैसा पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था कि कुछ पॉइंट और देखेंगे। एक तो यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी ये देखेंगे। दूसरी चीज हम लोग जो देखेंगे वो हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होता है। अब हम लोग यूनिट निकालेंगे, के की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू, देखो ये कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रण, ये टी समय पर बचा हुआ सांद्रण, तो सांद्रण बटे सांद्रण, इनकी तो इकाइयां एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब केवल क्या होगा 1 अपॉन टी, इसकी तो कोई इकाई होगी नहीं, केवल टी की इकाई होगी, तो 1 अपॉन यूनिट ऑफ टी, टी मीन्स टाइम। तो इसकी इकाई अगर मिनट सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, अगर मिनट है तो मिनट इनवर्स, घंटा है तो घंटा इनवर्स, जो भी इकाई टाइम इनवर्स आ जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है,
इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया कि वह समय जिसमें अवकारक की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो रही, इसका मतलब x इज इक्वल टू a/2। जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित वो आधी है प्रारंभिक की, तो t इज इक्वल टू तो हो जाएगा टी हाफ, और जब ऐसा होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे तो k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log a और अपॉन a माइनस एक्स। a माइनस एक्स की वैल्यू a/2 मतलब a/2 है, तो a माइनस a/2 यानी कि a/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए से ए कैंसिल हो जाएगा 2, विच इज इक्वल, इसका मान बराबर होगा 2.303 बटे टी हाफ, और लॉग की वैल्यू रखेंगे तो लॉग 2 का मान जो होता है वो 0.3010 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल एक इक्वेशन मिलेगा 0.6932 अपॉन टी हाफ। अगर हम टी हाफ की वैल्यू निकालें तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रथम कोटकीय अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या समीकरण होगा वो प्राप्त होगा। इस समीकरण से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करने का मतलब इसमें a आना चाहिए था, तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करेगा। इसमें a है ही नहीं, इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा, तो a⁻0 लिख देंगे। अब दो बातें होंगी, एक तो यूनिट निकाल ली हम लोगों ने, अर्धायुकाल क्या होता है ये भी निकाल लिया। तीसरे नंबर पे हम लोग बनाएंगे ग्राफ। अगर हम इस समीकरण को देखें, इस समीकरण से log a अपॉन a माइनस एक्स, और इस पर टाइम रखा, देखो हमको क्या समीकरण मिल जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब अगर हम टाइम और इसमें तो y इज इक्वल टू होता mx प्लस सी। यहां पर कांस्टेंट है नहीं, यहां पे 0 है, तो c की वैल्यू तो 0 होगा। c की वैल्यू क्या होगी 0, और जो m है उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो इसके बराबर होता है। यानी कि हमको एक ऐसी रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से होती हुई जाती है, मूल बिंदु से होती हुई जाती है, इसका मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू अंतःखंड का मान 0, और जो इसका स्लोप होगा वो बराबर हो जाएगा k अपॉन 2.303। तो ये ग्राफ के बारे में रहा।
अब इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट है वो है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर, क्या क्या अंतर है? कोटि और आणविकता में अंतर। पहला पॉइंट तो ये है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अपकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है, वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव वेग पर पड़े, उन अपकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया की वेग पर पड़ता है, वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो आणविकता हो जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक अणुओं की संख्या। पहला तो अंतर ये हो गया। अभिक्रिया की कोटि उन अपकारक अणुओं की संख्या होती है जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। और आणविकता अभिक्रिया के जो संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका मान, जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, उसका मान शून्य हो सकता है। और जो अभिक्रिया की आणविकता होती है उसका मान शून्य संभव नहीं है, क्योंकि अगर शून्य हो जाएगा इसका मतलब है कि अभिक्रिया चल ही नहीं रही, उसमें कोई अणु ही भाग नहीं ले रहा। तीसरी बात, इसका मान जो है वो आंशिक भी हो सकता है। आंशिक का मतलब 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से हो सकता है। तो आंशिक मान संभव है इसका। जो हमने फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बताई थी उनमें जो अभिक्रिया की कोटि थी उसका मान 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से मिलता है, वो कहलाती है आंशिक कोटि की अभिक्रिया। तो इसका मान आंशिक संभव है, जबकि इसका मान आंशिक संभव नहीं, हमेशा पूर्णांक ही होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या है। अणु आधा या 1.5 अभिक्रिया में भाग ले तो अणु तो पूरा का पूरा ही भाग लेगा। चौथा पॉइंट, चौथा जो अंतर है वो ये है कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसे समीकरण देख करके ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल प्रयोग द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अभिक्रिया की कोटि का जब भी हम निर्धारण करेंगे तो केवल प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है। और जो अभिक्रिया की आणविकता है इसे समीकरण देख करके भी निर्धारित किया जा सकता है। प्रयोग द्वारा तो निर्धारित कर ही सकते हैं, लेकिन समीकरण देख करके भी अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोगात्मक अवधारणा है। ये बताती है कि अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों के सांद्रण पर किस ढंग में निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया के वेग की अभिकारकों पर की सांद्रता पर निर्भरता को व्यक्त करता है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है उससे ये पता लगता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर किस ढंग से निर्भर करता है। और जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, आणविकता ये बताती है कि प्रत्येक पद में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं। मतलब ये प्रयोगात्मक अवधारणा है। और ये बताती है कि वेग अभिकारकों के सांद्रण पर किस ढंग से निर्भर करता है। मतलब वेग की अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भरता को व्यक्त करता है। और ये जो अभिक्रिया की आणविकता है, ये प्रत्येक पद में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है। ये प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या बताती है कि प्रत्येक पद में अभिकारक के कितने अणु भाग लेंगे। अगला पॉइंट यह है कि इससे क्रियाविधि के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे क्रियाविधि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये रहे अंतर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। एक बार फिर से देखेंगे। मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि ये उन अपकारक अणुओं की संख्या है जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है, जबकि आणविकता अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या है। इसका मान शून्य हो सकता है और आणविकता का मान शून्य संभव नहीं, क्योंकि आणविकता अगर शून्य होगी तो इसका मतलब अणु ही नहीं है, और जब अणु ही नहीं भाग ले रहा तो अभिक्रिया संभव कैसे होगी। फिर अगला पॉइंट बताया, इसका मान हमने बताया कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसका मान भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 3/2, 5/2। और जो अभिक्रिया की आणविकता है इसका मान सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी। फिर मैंने बताया कि इसका निर्धारण केवल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, और इसमें बताया इसे प्रयोग द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और समीकरण देख करके भी ज्ञात किया जा सकता है। फिर हमने जो अगला पॉइंट बताया वो ये बताया कि यह एक प्रयोगात्मक अवधारणा है और यह बताती है कि वेग सांद्रण पर किस अभिकारकों के सांद्रण पर किस ढंग से निर्भर करता है। और ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है। इससे ये पता लगता है कि अभिक्रिया के प्रत्येक पद में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि इससे क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो अभिक्रिया की कोटि है इससे ये पता लगता है कि क्रियाविधि किस तरीके से, और आणविकता से क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती।